अब थर्ड पार्ट देखेंगे। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह, मतलब तरह तरह की बात। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने इस कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहाँ बीए करो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ माता पिता की खुशी के लिए, तो पिता की खुशी के लिए। यानी पास होने लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों, मतलब उसके शिष्यों के ज़्यादा आते हैं, स्टूडेंट्स के। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है उसे करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के के साथ हुई, क्योंकि मुश्किल से पेश नहीं आई। अब आगे देखो। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता ने कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक से नहीं आगे चल पाई। घर बार में ज़्यादा रुचि नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र में 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। मतलब वो भी लेखिका बनी। आगे देखो। अब आगे एक बात हम में एक सी रही। घर बार और परंपरागत तरीके से हमने भले ने चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की, उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो या कगार पर तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा अपने जैसा अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हों, पिक्चर देखने भी जाते हैं तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। जब हार नहीं मानी लेखिका ने, साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। मैंने उनको राजी कर लिया। अगले साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर लिया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप
से दरख्वास्त मतलब रिक्वेस्ट की और उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। मतलब उनसे कहा कि हमारे एक कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत है, उसको खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, मतलब ईसाइयों की जनसंख्या वहाँ पर कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इशारा जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा, मतलब आगे तुम इसको बंद नहीं करेंगी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता वह अगले 100 बरस तक चलेगा या नहीं। वे भी गुस्सा खा के बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों को ने पढ़। आगे देखो, पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। 100% मतलब 100% सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। मतलब इसमें अब ये बताने की कोशिश की है कि लेखिका दादी नानी उनकी मतलब कितने करैक्टर थे, कैसे कैसे उन्होंने काम किए। अब आगे देखो, वहाँ के अनेक मेहनती और खिसकी लोगों से मालूम से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे साथ और अन्य अफसरों ने बच्चों के उसी स्कूल में पढ़े, अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए, मतलब और जो शहर थे उन्होंने वो प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गए, उनको एडमिशन उन्होंने मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा है, पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात के साधन जो होते हैं वो ठप हो जाते हैं। इस कयामती बारिश मतलब कयामत लाने वाली प्रलयकारी बारिश, कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैराई थीं। अगली सुबह किसी तरह वहाँ कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता? इस स्कूल का माकूल मतलब पूरी तरह से सही जवाब किसी के पास नहीं है। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली स्कूल पैदल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था, स्कूल वह बंद निकला। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया था, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। अब ये लास्ट पेज है। उसने कहा स्कूल बंद था, मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में
निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो ये लेखिका के दादी नानी के उनके सबके चरित्र थे, करेक्टर थे। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा बताएं। धन्यवाद।